चल गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को पैरेलल है, इक्वली स्पेस है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल है, इक्वली स्पेस है, इसलिए यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ है सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ ये आपके पास में 2L दी हुई है, मान के चल रहे हैं ये 2L है। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा है? सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, थीटा थीटा थीटा। अब जैसे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आपके पास में प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में ये एफ वेक्टर हो गया। माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस एफ वेक्टर प्रेजेंट किया है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो इस डायरेक्शन में क्यू इस पर्टिकुलर चार्ज पे, क्यू ई इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर माइनस क्यू चार्ज पे क्यू ई इस डायरेक्शन में। इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पे लगने वाला फोर्स ये होगा, इस पे लगने वाला फोर्स ये होगा। दो फोर्सेस हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे बराबर है। इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BC है। तो अगर आप देखोगे तो एक कपल है, ये पर्टिकुलर कपल क्या करेगा? इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर देगा। उसके रोटेट करने की एबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क, रोटेट करने की क्षमता या स्ट्रेंथ। अगर हमने उस पर्टिकुलर टॉर्क को निकालना होता है तो क्या करते हैं? टॉर्क आपके पास में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस में मैग्नीट्यूड की बात करें तो टॉर्क टाउ ये बराबर होता है एनी ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में ये लाइन ड्रॉ करी है और बी से इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये पुट ऑफ द परपेंडिकुलर सी हो गया, ये एंगल 90 हो गया। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आपके पास में ये पर्टिकुलर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में है और ये पर्टिकुलर लाइन आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो भी एंगल थीटा दिया हुआ है। इसलिए इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आपके पास में ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और आपके पास में ये क्या हो गया? 2L, ये हो गया थीटा, और ये आपके पास में हो गया बेस। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, इस पर्टिकुलर थीटा के लिए आपके पास में ये 2L जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास में हो गया बेस। टॉर्क के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बोल रहे थे सर? एनी ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो F इंटू BC टॉर्क हो गया। F बराबर क्या हो गया आपके पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, इसका मैग्नीट्यूड QE हो गया। और अगर आप यहाँ से देखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज BA। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB और BA। अगर आपको जो है BC चाहिए तो आपके पास में जो है BC के लिए BC इज इक्वल टू आपके पास में AB साइन थीटा हो जाएगा। इसके नीचे मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB कितना दिया है? 2L। तो BC अगर आपको चाहिए 2L को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपके पास में टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? QE इंटू ये आपके पास से वैल्यू हो जाएगा 2L साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपके पास में आ रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू QE हो गया। ये 2L को आप यहाँ पे ले गए, साइन थीटा आपके पास में हो जाएगा QE 2L। आपका साइन थीटा आ गया। इसे रीअरेंज करोगे तो Q और 2L को एक तरफ ले लो तो 2QL एक साइड में आ गया, E आपके पास में बाद में आएगा। यूनिफॉर्म फील्ड इनटू आपके पास में हो जाएगा साइन थीटा। 2QL से आप फैमिलियर हैं, इस पर्टिकुलर 2QL से फैमिलियर है। ये पर्टिकुलर जो 2QL है ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो आपके पास में 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, जिसे अधिकतर हम लोग P से प्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन आपके पास में होता है माइनस Q से प्लस Q। तो 2QL आपके पास में हो गया क्या? P। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया? PE साइन थीटा। ये आपके पास में क्या हो गया? टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अगर आपको जो है डायरेक्शन चाहिए तो इस पर्टिकुलर टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो हम क्या कर रहे हैं,
हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको आपने जो है इस तरह से रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पर लगने वाला टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपके पास में ये आ गया, डिपेंड करता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इस पर्टिकुलर थीटा के ऊपर। थीटा क्या है, पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच में एंगल, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक गिवन पी और गिवन ई के लिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड, गिवन पी गिवन ई के लिए इसके ऊपर डिपेंड करेगा साइन थीटा के ऊपर। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या हुआ, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये आपको क्या दे सकता है, ये आपको दे सकता है बड़े आराम से टॉर्क का डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपके पास में जो डायरेक्शन के लिए टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया। और अगर हम लोग जो है बात करेंगे कुछ ओरिएंटेशन की, जिसमें कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है, हम लोग निकालना चाहेंगे टॉर्क का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपके पास में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को आपने जो है इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा है कि आपके पास में वेक्टर पी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन -q से +q। ये हमारे पास में इस समय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का स्टेटस है। बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क टाउ। तो टाउ इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, पी साइन थीटा। थीटा इक्वल टू आपके पी कहाँ है, ये ई कहाँ है, ये पी और ई आपको लेट से गिवन है। थीटा आपके पास में क्या है 30, तो आपके पास से टॉर्क इक्वल टू होगा पी साइन थीटी, पी साइन 30, साइन 30 इज 1/2। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपके पास p/2 हो गया। अच्छा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया सर, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। टॉर्क हमारे पास में जो इस पे लग रहा है, बेसिकली जो कपुल इस पे लग रहा है, पर्टिकुलर कपुल इसको रोटेट कर देगा। और जब रोटेट कर देगा तो आपको जो है इस पर्टिकुलर रोटेट करने की एबिलिटी को हम लोग जो है टॉर्क से मेजर करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन की बात करें, टॉर्क का डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो इससे निकालेंगे वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, पी पहले आया है, ई बाद में आया है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी वेक्टर ई का है, पी पहले आया, ई बाद में आया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, राइट हैंड, ये दाएं हाथ हो गया, दाएं हाथ के फिंगर को आप कर्ल करते हो, किधर आप कर्ल करते हो, पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ, पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ, पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ। तो अगर आप कर्ल करोगे, पहले आप राइट हैंड फिंगर को ले जाओगे पी की तरफ, फिर उसे घुमाओगे किधर, ई की तरफ। ई आपके पास में ये है, तो पी से ई की तरफ घुमाओगे, थंब को खुला छोड़ दोगे, थंब आपके पास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड हो गया, इनवर्ड, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। फिंगर की जो कर्लिंग है, फिंगर की जो कर्लिंग है, फिंगर की जो कर्लिंग, वो ये बताता है कि जो कपल है वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे घुमाएगा। तो आंसर क्या हो गया, क्लॉकवाइज। आंसर क्या हो गया, क्लॉकवाइज। टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड हो गया, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। तो अगर आपको यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपके पास में क्या आ गया, पी साइन थीटा। और अगर आपको टॉर्क का डायरेक्शन चाहिए तो आपके पास में आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। और टॉर्क जो है उसकी जो टेंडेंसी है वो इस पर्टिकुलर जो है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आपने ये बोल दिया कि टॉर्क की टेंडेंसी क्लॉकवाइज घुमाने की है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये हो गया, टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। आप ऐसे दिखा सकते हैं। एक पर्टिकुलर कपल एक पर्टिकुलर सिस्टम को रोटेट करता है, उसकी रोटेट करने की एबिलिटी को टॉर्क से मेजर करते हैं। यहाँ पे आपके पास में टॉर्क का डायरेक्शन भी आ गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अगर तुम इसको और ध्यान से क्रॉस चेक करोगे तो आप ये देखोगे Q प्लस Q पे लगने वाला फोर्स इधर था, माइनस Q पे लगने वाला फोर्स इधर था, प्लस Q पे लगने वाला फोर्स इधर, माइनस Q पे लगने वाला फोर्स इधर, प्लस Q पे लगने वाला फोर्स इधर, माइनस Q पे लगने वाला फोर्स इधर। ये पर्टिकुलर जो फोर्स है ये प्लस Q चार्ज को इधर की तरफ मूव कराएगा। जो ये माइनस Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ये पर्टिकुलर फोर्स ये आपका जो है माइनस Q चार्ज को इधर ले जाएगा। इस पे लगने वाला फोर्स प्लस Q चार्ज को इधर ले जाएगा, माइनस Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स माइनस Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स माइनस Q इधर ले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ये पर्टिकुलर पॉइंट इधर की तरफ जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट इधर की तरफ जाएगा। फोर्स एनालिसिस से भी हमें लगता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर सिस्टम में टॉर्क है और टॉर्क अगर आपको ये पता है कि टॉर्क जो है सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। अगर आपको ये पता है कि टॉर्क जो है सिस्टम को घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो टॉर्क का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। ये क्लास 11 की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड
एज वेल एज टॉर्क का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आप ऑब्टेन कर ले गए। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से इस केस के लिए आप ये ऑब्टेन कर ले गए, टॉर्क का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि आपके पास में ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आपके फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर, माइनस क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर। इसको अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेज से छोड़ दोगे तो पहली बात, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स होता है 0। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा भैया। फिलहाल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके हम लोग हट गए। इस पर लगने वाला फोर्स इधर, इस पर लगने वाला फोर्स इधर है। ये घूमेगा किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखो, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा। जब इस रोटेशन पे आएगा तो इसके पास में कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से वो जो है उल्टा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे हो जाएगा तो ये आपके पास में प्लस क्यू हो गया और इधर आपके पास में क्या हो गया, माइनस क्यू। जो आपके पास में इधर हो गया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स अब इधर होगा और माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स इधर होगा। मतलब इस पे जो टॉर्क होगा ये इसको वापस लाएगा ऐसे, इसको वापस लाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ तक इसके पास एनर्जी हो जाएगी। और जब एनर्जी इसके पास हो जाएगी ये अब ये आगे और बढ़ सकता है, आगे बढ़ करके ये इस पर्टिकुलर स्टेट में आएगा। क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब आपका, अगर आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को फ्रीली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हो तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव मोशन कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे, ऑक्सीडेटिव मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, ऑक्सीडेटिव मोशन। और फिर ये आगे की बात है, बोर्ड से बियॉन्ड ये आपके पास में सब्जेक्ट है। हम लोग, मैं इस पर वीडियो भी बना सकता हूँ क्या, कि अगर ये पर्टिकुलर एंगल छोटा है तो ये पर्टिकुलर जो ऑक्सीलेटिव मोशन है, ये ऑक्सीलेटिव जो मोशन है ये SHM भी हो सकती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 11 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिंस आप क्लास 12 पढ़ रहे हो, क्लास 11 की इन्फॉर्मेशन से बड़े आराम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल ये हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास में क्या है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको अगर आपने छोड़ दिया इस पर्टिकुलर केस में तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेटिव मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और इस पर किसी भी इंस्टेंट पे नेट फोर्स 0 लगेगा। एम क्या था, एम था हमारे पास में टॉर्क के बारे में एनालिसिस। उस पर वापस आ जाते हैं तो आपके पास में इस पर लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन आपके पास में ये हो गया। अब हम लोग अगला केस ले लेते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, अगला केस। हमारी हेडिंग क्या चल रही है, टॉर्क के बारे में बात करना। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाले टॉर्क के बारे में बातचीत करना। तो ये आपके पास में आ गया फिर से क्या, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट आपका ये है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ओरिएंटेशन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अलाइनमेंट है वो ये हो गया। ये एंगल थीटा 33 डिग्री दिया है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में माइनस क्यू प्लस क्यू चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपके पास में क्या है, डाउनवर्ड से वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट हो गया। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टेट में दे दिया गया है आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपके पास में अपवर्ड है। ये एंगल कितना है हमारे पास में 90, ये एंगल हमारे पास में कितना है 90। अच्छा, क्या करना है, हमने निकालना है हर केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्टार्ट करें। ये आपके पास में से केस ए हो गया, ये आपके पास में से केस ए हो गया, ये आपके पास में से केस बी हो गया, ये आपके पास में केस सी हो गया। अच्छा, केस ए ले लेते हैं बच्चे, तो केस ए ले लेते हैं। तो बात करें टॉर्क का मैग्नीट्यूड केस ए के लिए, इस केस के लिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, PE साइन थीटा। यहाँ पे थीटा लिखोगे। अब थीटा क्या लोगे, बेसिकली थीटा लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल लेंगे हम लोग, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंगल 180 हो गया, 30 ऐड करोगे तो आपके पास से टोटल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है वो आपके पास में हो जाएगा 210। तो क्या रखोगे यहाँ पे, साइन 210। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में क्या आया, आपके पास में आया PE और यहाँ पर आपके पास में आ गया साइन 180, 210, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30। तो यहाँ पे हमने साइन 30 लिखा है
और यहाँ माइनस लगा दिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में आ गया माइनस पी, और साइन 30 की वैल्यू आपके पास में होती है, आपको पता है 1/2, तो आपके पास में आ गया -p/2। सरप्राइज हो रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि टॉर्क कितना लग रहा है, तो आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड में p/2, लेकिन सर यहाँ नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस बताओ। तो देखते हैं नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस। उसके लिए हम लोग टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e से। तो वेक्टर p किधर है? राइट हैंड, दायां हाथ। वेक्टर p किधर है? इधर है वेक्टर p, ये आपके पास है वेक्टर p है। ई किधर है? इधर की तरफ है। वेक्टर p किधर है? इधर की तरफ है। वेक्टर e किधर की तरफ है? वेक्टर p से वेक्टर e जाओ, तो वेक्टर p से वेक्टर e, ये आपके पास से वेक्टर p हो गया, ये वेक्टर e हो गया। p से e की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। p से लेकर के e की तरफ, p से लेकर के इधर e है, इधर p है, इधर e है। p से लेकर के e की तरफ राइट हैंड फिंगर को कर्ल करेंगे। थंब को हम खुला छोड़ देंगे। थंब आपके पास में क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। फिंगर को देखो किधर कर्ल कर रही है? फिंगर कर्ल कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क कैसा है? टॉर्क ऐसा है कि वो आपका जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को घुमा रहा है। किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। उसका डायरेक्शन क्या है? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने अभी पहले बताया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, ये आपके पास में टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। अगर आप इस पर्टिकुलर केस को देखो, तो इस पर्टिकुलर केस में इनवर्ड था। इनवर्ड क्या ले रहे थे? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर आउटवर्ड क्या ले लोगे? आउटवर्ड ले लोगे नेगेटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड pe/2 फिर से आपके पास में आया, और आपके पास में जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड हो गई। अटेम्प्ट करेगा टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का। इस पर्टिकुलर केस में देख लेते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट। और आप इस पर्टिकुलर केस बी को ले रहे हैं। केस बी हम यहाँ पे लिखें, केस बी। चलो केस बी यहाँ पर आ गया। खूब पढ़ते रहो बच्चे, ठीक है? जितना पढ़ोगे उतना ही जो है आगे बढ़ोगे। और टेबल चेयर पे पढ़ा करो जम करके। और तुम्हारी एज में पूरी रात पढ़ते थे हम, पूरी रात। और लॉन्ग सिटिंग होनी चाहिए टेबल चेयर पे, कम से कम 3 घंटे पढ़ो। 3 घंटे, फिर आधा मिनट ब्रेक, फिर 3 घंटे। चलो बात करते हैं केस बी की। आपके पास में क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, ये वेक्टर पी। क्या करेंगे? टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू आप कह रहे हो क्या होता है? पी इंटू ई इंटू साइन थीटा क्या लोगे? थीटा लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट से थीटा क्या लोगे? थीटा लोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर पी के ओरिएंटेशन तक। तो ऐसे ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट हो गया। वेक्टर पी इधर हो गया। आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे और देखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास में वेक्टर पी का ओरिएंटेशन कब ऑब्टेन होता है। तो आंसर मिलता है यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। तो रखो यहाँ पे साइन कितना रखो बच्चे? 270 डिग्री। तो क्या लिखोगे? टॉर्क इज इक्वल टू लिखोगे आप PE, और यहाँ पर आपके पास में आ गया साइन, और यहाँ पर आपके पास में आ गया 180 + 90 साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया? आपके पास में हो गया -PE। टॉर्क इज इक्वल टू -P। तो कोई अगर कहेगा कि इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कह सकते हो PE। लेकिन सर ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? फिर से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करोगे किधर? P से लेकर के E की तरफ। तो क्या करेगा? टॉर्क का डायरेक्शन देगा। तो आप जो है राइट हैंड फिंगर को कर्ल करो, P से लेकर के E। थंब किधर है? थंब है आपके पास में आउटवर्ड। तो टॉर्क का डायरेक्शन आपके पास में हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो है
और अगर आप फिंगर को देखेंगे तो फिंगर कर्ल कर लिए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे टॉर्क लग रहा है तो वो इसको अटैम्प्ट कर रहा है घुमाने की, किधर घुमाने की कर रहा है अटैम्प्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। सिंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड है, इनवर्ड को आप क्या ले रहे थे, इनवर्ड को ले रहे थे आप अर्लियर केस से पॉजिटिव, तो आउटवर्ड आपके पास में क्या हो गया निगेटिव। ये साइन आपको ये बता रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया P, और आपके पास में जो टॉर्क का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। टॉर्क का अटैम्प्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क का अटैम्प्ट देख रहे थे आप क्लॉकवाइज घुमाने का है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस को देख लो भाई। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में ये हो गया, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में खड़े हो जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे, किधर चलोगे, वेक्टर P के अलाइनमेंट की तरफ। तो ये वेक्टर P तो सर ये है, तो वेक्टर P के अलाइनमेंट में अगर आप चलेंगे तो आपके पास में जो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर एंगल कितना है 90 90 90 90। टॉर्क के बारे में बात करें तो सी पर्टिकुलर केस में टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, P साइन कितना आप बोल रहे हो, साइन बोल रहे हो आप 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में E से P की तरफ साइन 90, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 इज +1, टॉर्क इज इक्वल टू इस केस में आ गया +P। तो टॉर्क इसका का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो इस पर्टिकुलर केस में कितना हो गया P। अगर आप टॉर्क के डायरेक्शन की बात करोगे तो टॉर्क के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आपके पास में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है अपवर्ड दिया हुआ है। ये आपके पास में क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है आपके पास में टॉर्क का डायरेक्शन। तो क्या करोगे, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करोगे, किधर से किधर, P से लेकर के E की तरफ, P से लेकर के E की तरफ। तो P इधर है, P भैया इधर है, E भैया इधर है, तो P से E की तरफ, P से E की तरफ, P से E की तरफ फिंगर कर्ल हो रही है क्लॉकवाइज। टॉर्क का जो अटैम्प्ट होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करे। थंब देख लो, अंगूठा किधर गया, अंगूठा ऊपर तो है नहीं, ऐसे कर्ल कर रहे हो तो अंगूठा तो आपके नीचे चला गया, नीचे। तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो सी केस में आपके पास में टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया P, और आपके पास में टॉर्क का जो रोटेशनल अटैम्प्ट हो गया वो क्या हो गया आपके पास में क्लॉकवाइज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क का डायरेक्शन हो गया वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड हो गया। इस तरह से ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है टॉर्क को कंप्लीट टॉर्क की कंप्लीट एनालिसिस के लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर से बात करते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर केस को देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में जो -Q पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, +Q पे फोर्स इधर लग रहा है। ये इसको फोर्स इसको इधर ले जाएगा, फोर्स इसको इधर ले जाएगा। तो फोर्स जब इसको इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, तो ये घूमेगा कैसे, घूमेगा आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज। और एक केस में आपने क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बारे में बात कर लेते हैं। -Q फोर्स इधर हो जाएगा, +Q फोर्स इधर हो जाएगा, ये फोर्स इधर ले जाएगा, फोर्स इधर ले जाएगा। फोर्स एनालिसिस से आप निकाल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और यहाँ पर आप जो है देख चुके हो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो +Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स इधर है, और -Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स इधर है। ये फोर्स इसको इधर ले जाएगा, ये फोर्स इसको इधर ले जाएगा, तो ये घूमेगा किधर, क्लॉकवाइज। आप देख चुके हो ये किधर घूम रहा है आपके पास में, क्लॉकवाइज। तो फोर्स एनालिसिस से भी हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में जो टॉर्क का रोटेशनल अटैम्प्ट है वो सब केस में ठीक है। एक और चीज़ देखो आप यहाँ पर, वो ये कि आपके पास में ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपके पास में ये है, और आप जो है क्या करते हो, इसको इस पर्टिकुलर स्टेज पे छोड़ के हट जाते हो। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, छोड़ के हट जाओ। अगर छोड़ के हट गए, घूमे किधर, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। हेलो, क्लॉकवाइज नहीं, ऐसे नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो ये पर्टिकुलर आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे किधर कैसे घूमेगा, अभी निकाला आपने एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे नहीं घूमेगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे। अगर ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का टाइम में ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमकर ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा
तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास में ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, ये पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये किधर घूमेगा, फिर से आपको वो यहाँ पर निकाला है आपने, ये इस केस में देखो, ये इस केस में क्या निकाला है, एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। ये वेक्टर पी है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमा, देखो फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ गया। तीसरा केस, ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर घूमेगा, ये क्लॉकवाइज। इसको ऐसे छोड़ दोगे तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। छोड़ देने पर ये क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमने का अटैम्प्ट, क्लॉकवाइज घूम करके किधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलाइनमेंट में। कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्या मैसेज मिल गया, ये कि इन तीनों केसेस में या किसी भी केस में अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड ही छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, हमेशा इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करेगा, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ जाए। जैसे इसको छोड़ोगे, जैसे इसको छोड़ोगे, जैसे इसको छोड़ोगे, वैसे इसका फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी कि अपने आप को जो है क्या करे, ओरिएंट कर ले इस तरह से, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में हो जाए। तो इसके मतलब ये है कि ज़रूर कोई ना कोई खास बात है किसमें, कि जब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कि हर बार जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में हो रहा है। तो कोई ना कोई खास बात है, उसको हम लोग इस तरह से सोचते हैं। क्या हमारे पास में, मान लो ये क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया फिंगर्स, ये एक तरह से कटोरी हो गई, ये बॉटम पॉइंट हो गया, ये हमारे पास में पेन हो गया। इस पर्टिकुलर पेन को अगर मैं जो हूँ क्या करूँ, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूँ, वापस वहीं आ जा रहा है। इस पेन को अगर मैं ऐसे थोड़ा डिस्प्लेस कर दूँ, वापस वहीं आ जा रहा है, वापस यहीं आ जा रहा है, वापस यही पोजीशन गेन कर ले रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपके पास से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। इसलिए ये गेस होता है कि ज़रूर जो आपके पास में बार बार ऐसा अटैम्प्ट हो रहा है कि वेक्टर पी और वेक्टर ई सेम अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि एनर्जी से एसोसिएटेड है। वो क्या है कि हम लोग को अब ये पता हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास में जो वेक्टर पी है उसका अलाइनमेंट और वेक्टर ई का अलाइनमेंट अगर एक हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, वो पैरेलल हो जाते हैं, उनके बीच में एंगल 0 हो जाता है, ये और ये एक ही अलाइनमेंट में हो जाते हैं, उनके बीच में एंगल 0 हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर जो स्टेज है वो आपके पास से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट होती है। यहाँ से हमें यही इन्फॉर्मेशन होगी। हालांकि हमने जो है इस टेबल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं की, लेकिन हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में केस बी में अगर आप टॉर्क देखोगे तो आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है पी, और केस सी में टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है पी, और ये पी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो आपके पास में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, मैक्सिमम 1। तो टाउ इक्वल टू पी मैक्सिमम तब होता है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जबकि आप उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से छोड़ते हो, सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो अलाइनमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो अलाइनमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो अलाइनमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। ये पॉइंट हमें जो है याद रखना चाहिए। अगला एक छोटा सा स्टेटमेंट और हम दे रहे हैं, वो ये कि अगर आपके पास में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म है, ये फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। अगर आपके पास में ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तो दो चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास में ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तो आपके पास में नंबर 1 इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स 0 नहीं होता। अगर फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, इसके बदले यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ऑक्सीलेटिव मोशन करता है, ये ऑक्सीलेटिव मोशन नहीं करता, ये मोशन करता क्या, दोनों ऑक्सीलेटिव मोशन भी करता और ट्रांसलेटिव मोशन भी करता।
तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, उसका मोशन क्या होगा, ऑक्सीलेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी। ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी थी। अब इसको अगर आप याद रखें तो आपके हित में है।